क्लास। तो आज के हम इस लेक्चर में आर्टिकल 13 उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट थर्ड से इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन है। आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक जितने भी पार्ट थर्ड में राइट्स हैं हमारे पास, उन राइट्स के डेरोगेशन या इनकंसिस्टेंट में जो लॉज हैं या पहले से थे उनके बारे में डील करता है आर्टिकल 13। तो हम इसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 13 प्लस 1 डील्स विद द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, आर्टिकल 13 प्लस 2 डील्स विद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। आर्टिकल 13 प्लस 3 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लॉ। देन आर्टिकल 13 प्लस 4 आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपने क्लास में बता रखा है, अमेंडमेंट वाली क्लास में, तो आप वो जाके देख सकते हैं क्योंकि इसके पीछे पूरी एक अमेंडेबिलिटी हिस्ट्री है जो कि मैंने अमेंडमेंट वाली क्लास में बता रखी है। सो नाउ फर्स्टली वी विल डील विद आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1। तो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में हमें क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट की रीडिंग। आर्टिकल 13 एज अ होल की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 को हमेशा आर्टिकल 366 सब क्लॉज 10 और आर्टिकल 372 के साथ पढ़ना चाहिए। देन फोर्थ नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? टू इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 को पढ़ने के लिए टू इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स हैं। कौन कौन सी? डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, and second is doctrine of eclipse, doctrine of eclipse। इन दो डॉक्ट्राइन्स की हेल्प से हम आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 को पढ़ने वाले हैं। कुछ केसेस हैं इनमें, वो भी देखेंगे हम, और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 पढ़ेंगे। देन अकॉर्डिंगली आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 13 ये और फिर ये। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 से। तो बेयर एक्ट निकालिए अपना। laws inconsistent with or in derogation to the fundamental rights. Subclause 1, all laws in force in the territory of India, underline करो, immediately before the commencement of this constitution, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट होने से पहले के लॉज के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन in so far as they are inconsistent को अंडरलाइन करो with the provisions of this part, मतलब पार्ट थर्ड, shall to the extent of such inconsistency, extent of such inconsistency को अंडरलाइन करो and be void को हाईलाइट कर दो। ये आर्टिकल 13 सब प्लस 1 ये बोलता है कि ऐसे लॉज जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, इंडियन टेरिटरी में है, ऐसे लॉज जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, उनकी बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले के जो लॉज थे उनके बारे में बात चल रही है कि ऐसे कोई भी लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद वाले पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉज कहां तक, किस एक्सटेंट तक वॉइड होंगे। ठीक है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, जहां तक उनकी इनकंसिस्टेंसी होगी वो केवल वहां तक वॉइड होंगे। इसका मतलब ये है कि हर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वॉइड एब इनिशियो नहीं होता। ओके, देन सबसे पहले दूसरे नंबर पे हम डील करते हैं। सबसे पहली बात, आर्टिकल 13 की इंपॉर्टेंस क्या है? सो इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स को एक अलग स्टेटस प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर्टिकल 13 provides a special legal status to आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? आर्टिकल 13 में ही ये डिफाइन है। आर्टिकल 13 से प्लस 3 को जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता है कि आर्टिकल 13 में ही ये डिफाइन है कि लॉ क्या होता है, कौन कौन से ऐसे टर्म है जिसको हम लॉ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे बायलॉज हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं, रेगुलेशंस, कस्टम्स, यूसेजेस, तो क्या क्या ऐसा है जो हम लॉ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। हमें बेसिकली लॉ पढ़ रहे हैं हम, तो हमें लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई आर्टिकल 13 की। अच्छा, जब भी हम आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 366 सब क्लॉज 10 के बारे में। आर्टिकल 366 सब क्लॉज 10 बताता है
वैसे बेसिकली ये डेफिनेशन बताता है बहुत सारे लीगल वर्ड्स की। तो ये डेफिनेशन किसकी बताता है? सब क्लॉज 10 एग्जिस्टिंग लॉ। इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करता है क्लॉज नंबर 10। आर्टिकल 372 के साथ हम क्यों पढ़ते हैं? अब आर्टिकल 372 निकालो पहले। Continuance in force of existing laws and their adoption। जहां से मैं बोलूं अंडरलाइन करनी है वहां अंडरलाइन कर लेना। Notwithstanding the repeal by this constitution of the enactments referred to in Article 395, but subject to other provisions of this constitution, underline start करो, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by the competent legislature or other competent authority। आर्टिकल 372 ये बोलता है कि ऑल दी लॉज, जितने भी लॉज हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने भी लॉज इन फोर्स हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब तक वो कॉन्टिन्यूअंस रहेंगे, मतलब कब तक वो इनफोर्स रहेंगे? जब तक अंटिल they are altered, they are repealed or they are amended by the competent legislative body, that is legislature। जब वो तब तक continuance रहेंगे, तब तक enacted रहेंगे validly, जब तक हमारा legislating body उसको alter नहीं कर देता, repeal नहीं कर देता या उसका amendment नहीं हो जाता, तब तक वो as it is validly enforceable रहेंगे। Now this is done। अब एक केस आता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का ये केस है। और इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को एनहेंस किया था, को लाया गया था। कौन सी? डॉक्ट्राइन ऑफ नो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को, सॉरी इफेक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले था, वो केवल और केवल उस एक्सटेंट तक वॉइड होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, जिस तक उसकी इनकंसिस्टेंसी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को लाया। इस डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि जो भी हमारी इनकंसिस्टेंसी है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया उसके बाद जो इनकंसिस्टेंसी हुई दोनों लॉज के अकॉर्डिंग, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल में और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में, वो कैसे इफेक्ट, उसका इफेक्ट कब से रहेगा? आगे से। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आगे से, और प्रोस्पेक्टिव मतलब, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से, और प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे से। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव, तभी तो उसने बोला है नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और उसका इसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए आगे से। तो दिस इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दिस इज केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का ये केस था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी लॉज हैं वो प्रोस्पेक्टिवली वॉइड होंगे, नॉट वॉइड एब इनिशियो, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स या फिर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहे हैं। नाउ these two important doctrines, first is doctrine of
सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ही आए सेवरेबिलिटी उसको ऐसे स्लैश करके लिख देना सेपरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, सेपरेबिलिटी का मतलब कि वो सेपरेट की जा सकती है। अब ये मैं किस उसमें बोल रही हूँ कि सेपरेट की जा सकती है, मान लो दो लॉज हैं, मान लो एक स्टैट्यूटरी लॉ है, ठीक है, उसका एक पार्ट है जो कि इनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है विद द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन से अल्ट्रा वायर्स है, वो अल्ट्रा वायर्स है कॉन्स्टिट्यूशन से, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी का एक पार्ट बस, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैन दैट ऑफेंडिंग पार्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द एंटायर स्टैट्यूट, या फिर हमें पूरे स्टैट्यूट को ही वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी उसको आंसर प्रोवाइड करता है और ये बोलता है कि अगर ऑफेंडिंग प्रोविजन सेपरेट हो सकता है तो केवल ऑफेंडिंग प्रोविजन विल बी वॉइड, और अगर वो सेपरेट नहीं हो सकता तो पूरा एंटायर स्टैट्यूट को ही हमें वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये बोलता है। अब जैसे इसके कुछ केसेस हैं, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वॉलेटिव डिक्लेयर कर दिया गया था, और वो ऐसा प्रोविजन है जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं। बाकी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पूरा वैलिड था, लेकिन बस सेक्शन 14 को वॉलेटिव डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, मतलब उसको सेक्शन 14 को हटा दिया था। सेकंड केसेस आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957, यूनियन ऑफ इंडिया 1957। In this particular case, section 2 subclause C, section 2 subclause C of the Competitive Award Act, इसको हमने अलग कर दिया, इसको हमने बाकी सारे एक्ट से सेपरेट कर दिया और इसको वॉयलेटिव डिक्लेयर कर दिया। किसका था? सेक्शन 2 सबक्लॉज सी ऑफ द कॉम्पिटिटिव अवार्ड एक्ट। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का, जो कि है किहोतो होलन। ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा, किहोतो होलन केस 1993 का केस है ये। अच्छा, इसको हम बोलते हैं 10th शेड्यूल केस। जैसे एक केस है उसको हम बोलते हैं 9th शेड्यूल केस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन सा केस है जिसको हम 9th शेड्यूल केस कहते हैं। इसको हम कहते हैं 10th शेड्यूल केस। 10th शेड्यूल क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 10th शेड्यूल का एक पैरा नंबर 7 है। पैरा नंबर 7 ये बोलता है कि जो भी जैसे ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पैरा 7 ये बोलता था कि जो भी ग्राउंड्स हैं फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, उसमें जो स्पीकर होगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उसका डिसीजन फाइनल होगा और उसका डिसीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी जुडिशियल रिव्यू। उसका डिसीजन, स्पीकर का डिसीजन किसी भी कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, उसके डिसीजन पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता। ये था पैरा 7। नाउ 10th शेड्यूल पूरा तो सही था, पैरा 7 ये इसका वॉलेटिव है, तो इस केस में ये पैरा 7 हटा दिया गया। बाकी पूरा शेड्यूल है लेकिन पैरा 7 को हटा दिया गया और बोला, और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन दिस केस दैट पैरा 7 इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 13, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल 13 सबक्लॉज 2 में है, ये उसको वॉलेट करता है और हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को भी वॉलेट करता है। So this para 7 is volative and the entire 10th schedule is valid. Now second doctrine, that is doctrine of eclipse. Eclipse का मतलब क्या होता है इन हिंदी? eclipse का मतलब होता है ग्रहण, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ eclipse पढ़ते हैं अब हम।
डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये डॉक्ट्राइन एक ऐसे लीगल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करती है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और वो वॉयलेटिव है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये बोलती है कि हम उसे स्टार्टिंग से वॉइड अब इनिशियो नहीं बोल सकते। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थे, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले थे, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स ये बोलता है कि उसके वो लॉज जो भी ऐसे थे उनको हम स्टार्टिंग से वॉइड एब इनिशियो, मतलब कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो वो नहीं है, वॉइड एब इनिशियो नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि उसके ऊपर एक्लिप्स लग जाता है, ऐसे लॉज जो कि वॉयलेटिव थे उनके ऊपर एक्लिप्स लग जाता है, मतलब ग्रहण लग जाता है, कुछ टाइम के लिए वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए वो लॉज डॉर्मेंट हो जाते हैं, डेड नहीं होते हैं, उनके ऊपर शेडो आ जाती है और जैसे ही अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर वो शेडो हट भी सकती है, और जैसे ही वो शेडो हटी तो वो लॉज फिर से इनेक्ट हो जाते हैं वैलिडली। ठीक है, सो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स को हमेशा ऐसे याद रखना, ग्रहण की तरह से, कि कुछ टाइम के लिए उनके ऊपर ग्रहण लग जाता है, कुछ टाइम के लिए वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, लेकिन वो होते हैं, वैलिडली प्रेजेंट होते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, मतलब स्लीपिंग जैसे जिसे बोलते हैं, और जैसे ही वो शेडो ओवरव्हील होती है वैसे ही वो दोबारा से इनएक्टेड हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट केस है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का, भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। स्टेट ऑफ एमपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट। नाइनटीन 47 का ये एक्ट था, बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी कि आप मोनोपलाइज कर लो, मतलब आप स्टेट ट्रांसपोर्ट और स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पे मोनोपली कर लो, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल को उसमें एंट्री ना हो। जैसे प्राइवेट बसेस होती है ना, इन सब की एंट्री उसने खत्म करवा दी इस एक्ट ने, और स्टेट के पास मोनोपली हो गई कि वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है और केवल स्टेट ट्रांसपोर्ट ही चलेगा, इसमें ये बोला गया। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 19(1)(g) इसको वॉयलेट करता है। आर्टिकल 19(1)(g) है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 19 पे आओ। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, पहले आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, एक शॉर्ट्स है, अब वो जाके देख लेना, मैंने उसमें सामरप का ये पूरा बता रखा है कि इसको सीक्वेंस कैसे याद करेंगे इसका। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(g) टू ये इसको वॉलेट ऐसे करता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी राइट टू प्रैक्टिस एनी बिजनेस एनी सर्विस है, तो ये इसको वॉलेट करता है। लेकिन अमेंडमेंट आती है एक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है 1951 में, और ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे देती है कि आप मोनोपलाइज कर सकते हो। ठीक है, किसी भी ट्रेड ऑक्यूपेशन को मोनोपलाइज कर सकते हो इस अमेंडमेंट के थ्रू। तो अब ये इस जो बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट है, इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए तो डॉर्मेंट आया, कुछ टाइम के लिए ये सो गया ये एक्ट बेसिकली। लेकिन जैसे ही शेडो हटी, कैसे हटी, थ्रू सम अमेंडमेंट, वैसे ही ये एक्ट फिर से इनेक्टेड हो गया। ठीक है, सो दिस वाज अ इंपॉर्टेंट केस ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, और इसकी साइटेशन है 1955।
नाउ वी विल डील विद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अब हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से सब कुछ पढ़ लिया है. पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 निकालिए. ओके, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ. स्टेट को अंडरलाइन करो और लॉ को अंडरलाइन करो. विच टेक्स अवे or abridges the right conferred by this act or any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. To the extent of the contravention underline void, इसको भी अंडरलाइन करो. ये क्या बोलता है आर्टिकल 13 सब प्लस 2 कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि which takes away कुछ चीज ले लेना और abridges और the rights conferred by this part मतलब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टेट ऐसा कोई सा भी लॉ नहीं बनाएगा जो कि पार्ट 3 को वॉयलेट करेगा. एंड और अगर लॉ ऐसा लॉ बनता है, if any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, उस contravention तक वो एक्ट कैसा हो जाएगा, void. So this is article 13 subclause 2. Article 13 subclause 2 gives the birth to judicial review. Article 13 subclause 2 read with article 32 and 142, and these combination, that is article 13 subclause 2, article 32 and 142 gives the birth to the concept of judicial review. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जैसे कि इसका मतलब आप लोगों को पता होगा. जुडिशियल रिव्यू से मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट इज प्रोटेक्टर, सुप्रीम कोर्ट इज इंटरप्रेटर ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और रोल क्या है सुप्रीम कोर्ट का, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. तो जुडिशियल रिव्यू का बेसिक मतलब आपको पता चल गया है जुडिशियल रिव्यू है क्या. सो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू इज अ पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द constitutionality of any legislature, of any executive order. तो इन सबकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कौन एग्जामिन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट. और इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू किसको गिवन है, टू द सुपीरियर कोर्ट्स. ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सो दिस इज जुडिशियल रिव्यू. अच्छा, अब ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया कहां से है, ओरिजिन क्या है इसका. सो इट इज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए से हमने ये कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू का लिया है. और किस केस में, जो कि प्रीलिम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, मार्बरी वर्सेस मेडिसन. मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 का केस था. इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस, नॉट हमारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने ये बोला कि जो भी कांग्रेस वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी है, कि जो भी कांग्रेस लॉ बनाएगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कौन चेक करेगा, तो वहां की जुडिशरी. सो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन यूएस. अच्छा, अब ओरिजिन इन इंडिया में ये पहली बार कौन से केस में आया था, कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला इसे, तो वो था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951. A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू को अडॉप्ट किया. ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यूएस की बात हुई तो मार्बरी वर्सेस मेडिसन में टिक लगाना है, और अगर इंडिया की बात हुई तो यूके वर्सेस A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास पे टिक लगाना है. ठीक है, नाउ ये था हमारे ओरिजिन. अब हम बात करते हैं
अच्छा, एक और केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशियल रिव्यू, और इसलिए इसको जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। फिर एक और केस आता है मेनका गांधी। ये सभी केसेस आई होप आपने सुन रखे हो। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जुडिशरी का फंक्शन क्या है। जुडिशरी का फंक्शन ही है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाता है उसको चेक करे, उसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करे, उसको देखे, उसको इंटरप्रेट करे। तो अगर हम जुडिशरी से उसका यही फंक्शन छीन लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का होने का क्या मतलब रह गया। सो this was held this by the Supreme Court under the case of Menka Gandhi versus Union of India 1980। ठीक है, जुडिशरी का फंक्शन है, और अगर हम उससे वही फंक्शन छीन लेंगे तो जुडिशरी का कोई मतलब रहा ही नहीं। फिर नाउ we will move towards article 13 subclause 3, that is definition of the term law। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट से आ जाता है कि लॉ का मतलब क्या है। जैसे आ जाएगा लॉ इंक्लूड्स, फिर लिखा होगा ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बायलॉज, या तो इनका क्रोनोलॉजिकल वे में आ जाता है, और या फिर कुछ और लिखा होगा और आपसे वो बोलेंगे कि क्या नहीं है, तो ये भी ऐसे आ जाता है। सो आर्टिकल 13 सबक्लॉज 3, in this article unless the context otherwise requires, law includes, अंडरलाइन करते चलना अब, ordinance, order, bylaws, rules, regulations, notifications, customs or usages having in the territory of India the force of law। ठीक है, तो आर्टिकल 13 सबक्लॉज 3 परमानेंट लेजिस्लेशन होते हैं। इसमें परमानेंट लेजिस्लेशन जैसे कि एक्ट्स, जो कि लेजिस्लेशन एक्ट्स बनाता है, और ये सब। ठीक है, जैसे कि ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। ठीक है, टेम्परेरी लेजिस्लेशन सच एज ऑर्डिनेंसेस, और ordinances issued by the governor or president। then order, bylaws, rules, regulations, notifications, ये क्या होते हैं, subordinate legislation। ठीक है, subordinate legislation। फिर customs और usages, ये क्या होते हैं, these are non-legislative source of law। non-legislative source of law, ये लेजिस्लेटिव थोड़ी होते हैं। ठीक है, ये लॉ, ये हमारी पार्लियामेंट थोड़ी बनाती है कस्टम्स और यूसेजेस, ये तो खुद बन जाते हैं, तो ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ होते हैं। ठीक है, सो दिस इज आर्टिकल 13 सबक्लॉज 3। अब आर्टिकल 13 सबक्लॉज 4 जो कि लास्ट है, वो ये बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में क्या है, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो ये बोलता है कि जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाएगी अंडर आर्टिकल 368 के अंदर, मतलब अपनी 368 की पावर को इस्तेमाल करके जो भी अमेंडमेंट आएगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन ऑफ द टर्म लॉ में नहीं आएगा। वो क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी अमेंडमेंट है नहीं है, ऑर्डिनेंसेस ये सब हैं, पर अमेंडमेंट नहीं है। तो आर्टिकल 13 सबक्लॉज 4 में स्पेसिफिकली ये मेंशन कर दिया था कि आर्टिकल 13 सबक्लॉज 4 declares that constitutional amendment made under article 368 is not a law within the meaning of article 13 and therefore cannot be challenged for infringing the fundamental rights।
ये इसकी एक अमेंडेबिलिटी हिस्ट्री है, वो वाला मेरा लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे अभी भी आ ही गया होगा। और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 आया कौन से अमेंडमेंट एक्ट से है? सो दिस इज फ्रॉम द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 13। अगर ऐसे ही आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इजी लैंग्वेज में पढ़ना है, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।